भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे धन्वंतरी भगवान का, जिनकी कृपा से इस प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई है। विशेष धन्यवाद हम करेंगे गायत्री माँ, गौ माता का और रियल आयुर्वेद मंच का, जिनका सहयोग हमारे साथ हमेशा 24 आवर्स बना रहता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वह वास्तव में एक जीवन समस्या है, जिसका प्रश्न अभी तक जस्टिफिकेशन तरीके से हम में से किसी के पास भी नहीं है। हमने अक्सर अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इस प्रकार के प्रश्न जरूर सुने होंगे। क्यों हो रहा यंग लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक? राजू श्रीवास्तव को क्यों आया हार्ट अटैक? इतने फिट यंग सिद्धार्थ शुक्ला की कैसे भी हार्ट अटैक से मौत? फुटबॉल प्लेयर को कार्डियक अरेस्ट क्यों? और अभी जो सबसे रिसेंटली आपने एक दिल दहलाने वाला वीडियो सुना था, वो 16,000 दिल ठीक किए फिर भी खुद को आया हार्ट अटैक। अब कहीं आप भी तो नहीं ढूंढ रही इन प्रश्नों के जवाब? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं वो गलतियां अज्ञानतावश जो इन्होंने की? इतनी हाई टेक्नोलॉजी और डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, अपार धन संपदा खर्च करने के बावजूद भी कहाँ हो रही है गलती? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे आज। किसके द्वारा? आयुर्वेद के द्वारा। हम आयुर्वेद में इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आयुर्वेद में इस प्रकार के प्रश्नों का कुछ समाधान है। इसे हम एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी ने देखा है कि जब कक्षा में एक अध्यापक के पास एक क्राइटेरिया होता है और वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है, और यदि हम उस सभी क्वेश्चन के उत्तर देने में सक्षम होते हैं तो हमें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। सेम इसी तरह हमारे एलोपैथी क्राइटेरिया में भी 4 टेस्ट का प्रावधान रखा गया है। यदि हम इन चारों टेस्टों में पास हो जाते हैं तो हमें हार्ट अटैक फ्री इंसान मानकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लॉकेज। जब भी हम अपनी हार्ट से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले चेक करते हैं कहीं आपके हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से आपकी ब्लॉकेज का पता लगाता है, और यदि आपके अंदर किसी प्रकार की ब्लॉकेज होती है तो उस स्टंट द्वारा या किसी और प्रक्रिया के द्वारा इसे ठीक करके आपकी पहली समस्या को समाधान कर दिया जाता है। दूसरा होता है कहीं आपका हार्ट वीक तो नहीं है, तो इसके बारे में भी यदि कुछ ऐसी समस्या होती है तो कुछ मेडिसिन के द्वारा आपके हार्ट को फिर से तंदुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। कुछ ताकत की दवाइयां देकर आपके हार्ट को फिर से स्वस्थ कर दिया जाता है। तीसरी समस्या अक्सर जो नौ सामान्य देखने को मिलती है वो होती है ब्लड प्रेशर। यदि कहीं हमारा ब्लड प्रेशर में कुछ समस्या होती है तो उसकी भी कुछ मेडिसिन वगैरह देके आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। और अक्सर कई बार ये चौथी समस्या भी हमें देखने को मिलती है, हालांकि ये समस्या कम देखने को मिलती है, परंतु इसके बारे में भी डिस्कशन एलोपैथी में किया जाता है कि कई बार हमारे शरीर में ब्लड की कुछ कमी होती है या प्लाज्मा कम होता है, जिसके कारण अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं हार्ट साइकिल पूरी नहीं हो पाती और हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं। परंतु इसका भी समाधान है। हमें एक ब्लड डोनेशन करवा के या ब्लड चढ़वाकर इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। और इन चारों ही समस्या से जब आप फ्री हो जाते हो तो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यस, नाउ यू आर द हार्ट अटैक फ्री। अब आप हार्ट अटैक फ्री हो, अब आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, क्योंकि हम इन चारों ही टेस्टों को क्लियर कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि हम हार्ट अटैक फ्री हैं तो सामान्य सी बात है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, क्या इनके पास धन संपदा की कमी थी? क्या इनके पास हॉस्पिटल फैसिलिटी की कमी थी? आखिर क्या कमी थी, क्या गलती थी जिसके कारण इनको इस समस्या का सामना करना पड़ा और उनकी जान गंवानी पड़ी? सबसे बड़ी विडंबना तो इस प्रकार की है कि 16,000 ऑपरेशन करने के बाद स्वयं को हार्ट अटैक आ रहा है, तो यह एक सबसे बड़ी विडंबना है। और अभी तक पूरी मेडिकल इंडस्ट्री इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी समस्या हमारे साथ क्यों आती है, ऐसी कौन सी गलतियां हम अक्सर करते हैं
और इसका समाधान हम आयुर्वेद तरीके से ढूंढने का प्रयास करेंगे। परंतु इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। हम सभी ने बचपन में अपने हार्ट साइकिल को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है। ये बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हमने कैंडल लाइट एक्सपेरिमेंट बचपन में किया है कि यह कैंडल जब गिलास में होती है तो भी जलती है, परंतु तब तक जलती है जब तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, परंतु धीरे धीरे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है तो एक दिन ये कैंडल भी बुझ जाती है। सेम उसी तरह हमारे हार्ट की एक साइकिल है। पैटर्न हम सब जानते हैं कि हार्ट के द्वारा अशुद्ध ब्लड पहले लंग्स में दिया जाता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करता है, दोबारा हार्ट में भेजता है। हार्ट में जब ब्लड आता है तो प्योरीफाई होने के बाद पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, पूरे ऑर्गन्स में क्लियर होने के बाद ये वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट में दोबारा सर्कुलेट होता है लीवर से होते हुए, और हार्ट इसे फिर से लंग्स में भेजता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। दैट इज द हार्ट साइकिल, जो हम सब अवेयर हैं इस बारे में। परंतु समस्या कहाँ आती है? कार्डियक अरेस्ट होता कब है? किसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट? अक्सर हमने क्या देखा है कि यदि इस हार्ट साइकिल में कुछ समस्या आती है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं, यदि किसी भी कारणवश हार्ट साइकिल में समस्या आती है, अर्थात हार्ट ने ब्लड को प्योरीफाई किया, हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचा, परंतु ऑर्गन्स को क्लियर करने के बाद या उससे पहले किसी भी कारणवश यदि यह ब्लड अपनी साइकिल को पूरा नहीं कर पाता और किसी भी रीजन से यह हार्ट तक वापस नहीं पहुंच पाता, तो जितने समय तक यह हार्ट तक वापस नहीं पहुंच पाएगा उतने ही समय तक हमारा हार्ट अरेस्ट हो जाता है, अर्थात उतने ही समय तक हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे हम कार्डिक अरेस्ट का नाम देते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे की बेसिक साइंस क्या है और आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है, इसी को समझने का प्रयास हम करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 प्रकार के होते हैं: कफ प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति और वात प्रवृत्ति। और हमने अपनी पिछली वीडियो में इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी। कफ, पित्त और वात आखिर कौन सी है आपकी बॉडी और इसका निर्माण कैसे होता है? अक्सर हमने सुना था इसका निर्माण माता के गर्भ में ही होता है, और एक बार यदि आपकी प्रकृति निर्धारित हो जाती है, वह पूरी जिंदगी वैसे ही रहती है। उसके बाद यदि आप अपने आचार विचार व्यवहार दिनचर्या को अपनी कफ, पित्त और वात प्रकृति के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के रसों के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। परंतु यदि आप अपनी बॉडी को जाने बिना अपना आचार विचार दिनचर्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या आपके साथ हमेशा बनती है, और वास्तव में वही समस्या आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। आयुर्वेद में इस दोष की भी यही कंडीशन मानी गई है। आयुर्वेद का मानना है आपकी बॉडी में यदि वात, पित्त या कफ, इनमें से कोई भी विकृति, विशेषकर वात और पित्त, जब आपकी बॉडी में विकृत होता है तब आपकी बॉडी में इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। कैसे? इसे एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में या पिछली क्लास में हमने देखा था कि आखिर ब्लड फ्लक्चुएट कैसे फ्लक्चुएट करता है। तो हमने बताया था कि यदि आपकी बॉडी में हमारा हार्ट कमजोर होता है तो हमारा ब्लड फ्लक्चुएट करता है, अर्थात हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। परंतु इसका समाधान हम सामान्य तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमने अभी अध्ययन किया कि यदि कुछ ब्लॉकेज है, इसके बारे में भी समाधान करना संभव है। और यदि कुछ एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया होती है तो इसका भी समाधान हमारे एलोपैथ में बहुत आसानी से किया जाता है। अर्थात यदि समस्या 1, समस्या 2 और समस्या 3 आपकी बॉडी में है, तो आपकी को कार्डियक अरेस्ट आना संभव ही नहीं है। परंतु ये फोर्थ समस्या, जिसकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है, जो कि आयुर्वेद का बेसिक आधार है, यदि इसके बारे में अध्ययन कर दिया जाए तो आप 90% तक अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने में सक्षम हो जाएंगे, जिसका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। वास्तव में आयुर्वेद का मानना है कि हमारी अगर रक्त वाहिकाएं वात, पित्त और कफ में से किसी एक दोष के कारण कमजोर होती हैं, तब आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हम अक्सर इसलिए दिया करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमारे को ज्यादा जस्टिफिकेशन आंसर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम सभी ने अपने साइंस की बुक में पढ़ा है कि हमारे ब्लड में 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं:
फर्स्ट हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा होता है। उसके बाद हमने कहा हमारी बॉडी में 44% आरबीसी पाए जाते हैं और 1% जो है हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, अर्थात ब्लड में प्लेटलेट पाए जाते हैं। और इस प्लाज्मा के अंदर ही हमारे सारे बॉडी पार्टिकल्स, न्यूट्रिशंस, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सर्कुलेट करते हैं। यदि हमें किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज नहीं है तो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी प्रॉपर तरीके से, सामान्य तरीके से गति करते हैं और हमारे हार्ट की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, अर्थात हार्ट से बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो वापस हार्ट तक पहुंचता है। और हम बहुत ही सामान्य अपने आप को महसूस करते हैं, किसी प्रकार की कोई थकावट वगैरह अधिक महसूस नहीं होती है और हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से करते ही रहते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो फिर समस्या होती कहाँ है? आयुर्वेद का मानना है यदि हम यदि हम पित्त प्रकृति के हैं और अगर हम पित्त प्रकृति के होने के बावजूद भी पित्तवर्धक आहार व्यवहार और दिनचर्या का पालन करते हैं तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आप इस समस्या के जाल में फंस सकते हैं। अर्थात यदि हम पित्त प्रकृति के हैं, ऐसी स्थिति में भी हम बहुत अधिक मात्रा में गर्म मसालों का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक दौड़ धूप करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, बहुत अधिक टेंशन लेते हैं, गुस्सा करते हैं या गर्म दवाओं का सेवन करते हैं। सामान्य जीवन में लिए जाने वाले फलाहार का सेवन हम बहुत अधिक कम मात्रा में करते हैं। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आप इस समस्या के जाल में फंस सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो अभी हमने पीछे अध्ययन किया कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बहुत सामान्य तरीके से सर्कुलेट होती हैं और हमारे बॉडी में जो हार्ट साइकिल है, हार्ट टू हार्ट ये पूरा होता है और आप किसी समस्या में नहीं फंसते। परंतु यदि आप किसी भी कारण से पित्तवर्धक आहारों का सेवन करते हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन आना प्रारंभ कर देती है। यदि ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेट होते हैं तो हम सभी जानते हैं इन्फ्लामेशन होगी तो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर भी कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब डायमीटर कम हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कहीं ना कोई पार्ट, डायमीटर कम होने से कोई ना कोई पार्ट ब्लॉकेज होना प्रारंभ कर देता है, अर्थात आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी पहले सामान्य तरीके से चल रहे थे, आज रास्ता अवरुद्ध होने से अपने हार्ट साइकिल को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अर्थात हार्ट से पहली अवस्था में ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचा जरूर था, लेकिन ऑर्गन्स तक पहुंचने के बाद जब यह शुद्ध ब्लड वापस की तरफ आगे करता है तो यहाँ, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी ना किसी ब्लड वेसल में, चाहे वो आर्टरीज हो या वेन्स हो, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन आने से वह साइकिल पूरा नहीं हो पाता। साइकिल पूरा जितने समय तक नहीं होगा उतने समय तक हार्ट काम नहीं करेगा और जितने समय तक हार्ट काम नहीं करेगा, आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार उतने ही समय तक हमारा हर अरेस्ट रहेगा, जिसे कार्डिक अरेस्ट का नाम दिया गया है। जो प्रक्रिया पित्त के केस में होती है वही वात की अवस्था में भी संभव है। यदि आप अपनी बॉडी को जाने बिना आप वातवर्धक आहारों का सेवन अधिक करते हैं, अर्थात यदि आप पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रवृत्ति के हैं, ऐसी अवस्था में यदि आप वातवर्धक आहारों का सेवन करते हैं तो आपके सामने समस्या नहीं आती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। परंतु जाने अनजाने अपनी बॉडी को जाने बिना आप वातवर्धक आहारों का सेवन अधिक कर देते हैं और खास तौर पे जब आप वात प्रकृति के होते हैं और फिर आप वातवर्धक आहारों का सेवन करते हैं तो आप अगेन इस समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वातवर्धक आहारों का सेवन करने से खास तौर पे बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अधिक मात्रा में शैम्पू साबुन का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में डिहाइड्रेट फूड खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन इत्यादि का सेवन करते हैं, दिन रात अधिक मात्रा में काम करते हैं, बहुत अधिक भागदौड़ करते हैं, दवाओं का सेवन अधिक करते हैं, घी तेल चिकनाहट का प्रयोग आप बहुत कम करते हैं, गैस बनाने वाली चीजें, वायुवादी चीजें आप अधिक करते हैं, दूध स्नेह कम का प्रयोग आप कम करते हैं, और ऐसी अवस्था में आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो यह भी आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करने में ही कारगर होती है। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स एक सामान्य तरीके से हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा था और हमारे हार्ट टू हार्ट साइकिल को पूरा कर रहा था, आज
वो जैसा हमने पित्त में देखा वैसा ही वात की अवस्था में भी होता है। वात वर्धक के आहारों में अंदर भी आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का जो हार्ट साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाता है। अब चाहे वो वात की अवस्था हो, चाहे वो पित्त की अवस्था हो, अवस्था चाहे कोई भी हो, दोनों ही अवस्था में यह डायमीटर कहीं न कहीं, किसी न किसी एक पॉइंट पे हमेशा कुछ समय के लिए, हालाँकि ये डायमीटर परमानेंट क्लोज़ नहीं है, जैसे ही आप आराम की अवस्था में आएँगे, जैसे ही आप दिनचर्या में खान-पान में चेंज करेंगे, तो आप वापस उस अवस्था में पहुँच जाते हैं, परंतु हार्ट इतना समय आपको नहीं देता है। चूँकि हार्ट के पास एक समय होता है, यदि हम 3 से 20 सेकंड तक अथवा 20 से 30 सेकंड तक हार्ट को ब्लड वापस सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारा हार्ट कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट को डैमेज कर ही देता है। अर्थात हार्ट साइकिल पूरी नहीं हो पाती है, और यदि हार्ट साइकिल चाहे वो आर्टरीज़ में या वेन की तरफ से पूरी नहीं हो पाएगी, तो आपका हार्ट अरेस्ट कर दिया जाएगा, अर्थात हार्ट काम नहीं करेगा, और यदि हार्ट काम नहीं करेगा, तो आपके साथ कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आना स्वाभाविक है। इसे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि यह कैंडल लाइट एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि यदि इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन रहती है, तो कैंडल चलती है, और यदि ऑक्सीजन खत्म होती है, तो धीरे-धीरे कैंडल कम होती है और अचानक कैंडल बंद नहीं होती है, और जैसे ही वो कैंडल बंद होती है, तो उसके बाद वो कैंडल काम करना बंद कर देती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में यदि किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि यदि ब्लॉकेज होती, तो डॉक्टर को पता होता, वो पहले से ठीक करता। यदि हार्ट वीक होता, तो डॉक्टर उसको पहले से रिमूव कर सकता था, ठीक कर सकता था। और यदि हमारी बॉडी में एनीमिया होता, तो इसका समाधान भी पहले ही हो सकता था। लेकिन यह प्रक्रिया एलोपैथी के कॉन्सेप्ट्स में नहीं आती है कि वात का बढ़ना या पित्त का बढ़ना। एलोपैथी में इस साइंस की अध्ययन नहीं किया जाता। वास्तव में आयुर्वेद की एक बेसिक संरचना है। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई इंसान बहुत अधिक मात्रा में हार्ड वर्क करना प्रारंभ कर देता है, बहुत अधिक मात्रा में वात और पित्त वर्धक आहारों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, तो हमारी बॉडी में वात या पित्त बढ़ती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन आती है, या फिर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन आती है। और यदि इन्फ्लेमेशन और डिहाइड्रेशन कोई भी स्थिति आती है, तो कहीं न कहीं आपका डायमीटर पहले से कम होता है, और जैसे ही डायमीटर कम होता है, तो आपकी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी डायमीटर कम होने से फँसने लगते हैं। जैसे ही फँसते हैं, तो हार्ट का साइकिल पूरा नहीं हो पाता है। हार्ट का साइकिल पूरा नहीं हो पाता है, तो हार्ट जितने समय तक काम नहीं करता, तो आपकी बॉडी उतने ही समय तक काम ना करने के कारण धीरे-धीरे, धीरे वीक होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में पहुँच जाते हैं। दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अब एक प्रश्न क्रिएट होता है कि क्या यह केवल बुजुर्गों के साथ ही होता है? तो आयुर्वेद का मानना है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हार्ट साइकिल सभी के लिए सामान्य रूप से काम करती है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो। यदि बुजुर्ग है और वो अपनी बॉडी में वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग आहार, विहार, दिनचर्या का पालन करता है, उसकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल सामान्य तरीके से चलती है, उसमें किसी प्रकार के डायमीटर में कमी नहीं आती, तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। परंतु यदि एक जवान हो या बच्चा हो और वो अगर वात और पित्तवर्धक आहारों का सेवन करता है और अपनी बॉडी के नेचर को जाने बिना, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो बच्चा या जवान होने के बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियाँ करे, और गलतियाँ करने के कारण उसका डायमीटर कम हो जाए, और डायमीटर कम होने से हार्ट साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, जिसकी भी हार्ट साइकिल पूरी नहीं होगी, उसे कार्डियक अरेस्ट आएगा ही आएगा। अब हमारी मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थेरेपी इस चीज़ का आंसर तभी नहीं ढूँढ पाती है, क्योंकि उसमें इस साइकिल्स के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। यही रीज़न है कि आयुर्वेद में इस पर चर्चा की जाती है। ये एक समस्या है, जिसका समाधान भी आयुर्वेद में बहुत आसानी तरीके से बताया गया है। तो आज थोड़ा-सा हम इस समस्या के साथ-साथ समाधान को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि जिस प्रकार से यह कपड़े धूप और हवा से सूख जाते हैं, इसी प्रकार से यदि हमारी बॉडी में स्नेहन नहीं किया जाता है और बिना स्नेहन के हम अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, भाग-दौड़ की एक्टिविटी करते हैं या पित्तवर्धक आहारों का सेवन करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन आना संभव है। और यदि डिहाइड्रेशन होगा, तो अगेन हम उस साइकिल्स में फँस सकते हैं, अर्थात हम इस समस्या में फँस सकते हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत सामान्य सा नियम है, यदि हम अपनी बॉडी के साथ-साथ अपने आहार-विहार दिनचर्या में ऑयल मसाज का प्रयोग करें, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हमें
घी तेल चिकनाहट को रोकना नहीं है। ध्यान रखिए, यदि हम किसी विशिष्ट आयुर्वेद आचार्य के अंडर अपने आहार विहार दिनचर्या का चार्ट बनवाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम अपनी बॉडी में इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों ही एंगल से स्नेहन का पालन करते हैं, स्नेहन के नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसी अवस्था हमारी बॉडी में आने के चांसेस कम पाए जाते हैं। दूसरा, हम अक्सर सुनते हैं कि तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेल से या घी से हार्ट अटैक होता है। परंतु हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 37 डिग्री टू 38 डिग्री पाया जाता है। अब 37 और 38 डिग्री अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो सोचिए, ये चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, अलसी का तेल हो, तो कैसे मान सकते हैं कि यह तेल अंदर जाकर आपकी बॉडी में ब्लॉकेज करेंगे? उल्टा ये तो आपकी बॉडी में स्नेहन करने वाले हैं, स्लाइड बनाने वाले हैं, आपके पेट को साफ करने वाले हैं। फिर भी जाने अनजाने किसी के कहने पर भी हम ऐसा बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमें इस प्रकार की समस्या का सामना अक्सर करना पड़ता है। परंतु हम अगर अपनी बॉडी में स्नेहन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अपनी बॉडी में हम ट्राइग्लिसराइड का प्रयोग कम कर देते हैं, ध्यान रखिए, तेल, घी, चिकनाहट का प्रयोग बताया तो जरूर गया है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के सेवन में नहीं। क्योंकि यदि हम तेल, घी, चिकनाहट को बार-बार गर्म करेंगे, तो वही तेल, घी, चिकनाहट जो हमारे लिए वरदान था, आज वो एचडीएल से हट के एलडीएल में काम करेगा। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड यदि एक तेल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो वो एक मोबिल ऑयल की तरह गाढ़ा हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज का आना बहुत सामान्य सी बात है। दूसरा, अक्सर हमने देखा होगा हमारे बच्चे में खासतौर पे पेटीज, केक, इस प्रकार की चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जब हम केक, पेटीज, पेस्ट्रीज या कुछ इस प्रकार बर्गर का आदि का प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, हम सभी इस बात से पूरी तरह से अवेयर है कि ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से अंदर से डिहाइड्रेट करने वाला है। डिहाइड्रेट, क्योंकि यदि आपके हाथ में कोई भी स्नेहन युक्त पदार्थ होता है और जब इसे आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से साफ कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो यही हाल हमारी बॉडी में होता है। दिखने में ये हमारे को केक, पेस्ट्रीज लगती हैं, लेकिन वास्तव में इसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग जितना ज्यादा आपकी बॉडी में किया जाएगा, आपकी बॉडी उतनी ही अधिक मात्रा में डिहाइड्रेट होना प्रारंभ कर देती है। और जब ये डिहाइड्रेट बॉडी होगी, तो ऐसी अवस्था में ब्लॉकेज आना स्वाभाविक की बात है। तीसरा, अक्सर हमारी बॉडी में योग और प्राणायाम का अभाव पाया जाता है। यदि हम अपनी दिनचर्या में योग प्राणायाम का करना प्रारंभ कर देते हैं और अपने आहार विहार दिनचर्या को अपनी बॉडी नेचर के अकॉर्डिंग प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात यदि हम पित्त वर्धक आहार विहार और दिनचर्या का जो सेवन है, या वात वर्धक आहार विहार दिनचर्या का जो प्रयोग है, वो अपनी बॉडी की नेचर के अकॉर्डिंग करें। देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि यदि हम अपने आहार विहार दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले अपनी बॉडी के नेचर को समझ लें, और अपनी बॉडी के नेचर को समझने के बाद आयुर्वेद में दिए गए षड रस का प्रयोग उसी के अकॉर्डिंग करें, तो जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आप स्वयं समाधान नहीं कर सकते। कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि हम जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, केवल कार्डियक अरेस्ट नहीं, जिंदगी किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है हमें अपनी बॉडी की साइकिल को, नेचर को समझना होगा। हमने अपने प्लेटफॉर्म आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली वीडियो इसी के बारे में इंडिकेट करने के लिए डाली थी, कि ताकि सबसे पहले अपने वात पित्त कफ को समझिए। क्योंकि जब आप अपने वात पित्त कफ को समझ जाएंगे, उसी के बाद ही आप अपने षड्रस चिकित्सा सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने रसों का चुनाव कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जीवन में सभी प्रकार की समस्या को सामना करने से बचें, हम जिंदगी भर स्वस्थ रहें और हमें इस प्रकार की हॉस्पिटल्स की जरूरत जीवन में ना पड़े, तो हमें आयुर्वेद के इस नियम को समझना जरूरी है। हमारा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको साइंटिफिक डिसीजन देने में आपकी हेल्प लगता है। हमारा कोई अंतिम निर्णय नहीं है, हम आपको सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु अंतिम निर्णय आपका है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। सही या गलत का निर्णय लेना आपका कार्य है। हमारा कार्य है आयुर्वेद के उस गूढ़ सिद्धांतों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पहुंचाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मॉडर्न जनरेशन को मॉडर्न साइंस समझ आती है, तो हम आयुर्वेद के उस गूढ़ रहस्य को मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास
करते हैं ताकि आप मॉडर्न एंगल से चीज को समझ पाए। हमारा यह प्रयास रहता है कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। अगर आपको कोई और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप यह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये हमने कार्य किया। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट हो, इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो, नो सर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि आखिर यस कार्डिक सर। कि आखिर कार्डिक अरेस्ट आता ही क्यों है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ही बात यह है कि हमें अपनी बॉडी की नेचर को समझना है कि आपकी बॉडी वात पित्त या कफ किस प्रकार की है। यदि आप अपने नेचर को समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बहुत इजीली अपनी चीजों से समझ सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रयास था कि आखिर अर्थव्यवस्था के अंदर क्या डिस्टर्ब क्यों आ रहा है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट संडे 7 बजे फिर से लें। तब तक के लिए नमस्कार। ओके सर, बाय सर। बाय जी, बाय बाय।